हाय गाइस, वेलकम टू स्टॉक ब्रेन्स। माय नेम इज आयुष और आज इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कंफर्मेशन के बारे में। जब मैं बोलता हूँ कंफर्मेशन तो मेरा मतलब है ऐसे टूल्स, ऐसे इंडिकेटर्स जो कि हमें प्राइस एक्शन को कंफर्म करने में हेल्प करते हैं। मार्केट में ट्रेंड कैसा है, अप है कि डाउन है, उसकी स्ट्रेंथ कैसी है, उसको कंफर्म करने में हमें हेल्प करते हैं ये कंफर्मेशन इंडिकेटर्स। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं इंडेक्सेस और ऑसिलेटर्स के डिफरेंस के बारे में। जब मैं बोलता हूँ इंडेक्स तो मेरा मतलब निफ्टी 50, सेंसेक्स, NYSE, निकी 225 ये सारे इंडेक्सेस नहीं है। इंडेक्सेस ऐसे इंडिकेटर होते हैं जो कि इंडेक्स की तरह काम करते हैं। और इसके अलावा हम लोग ऑसिलेटर्स के बारे में भी बात करेंगे, डिफरेंस क्या होता है इन दोनों के बीच में हम उसको समझेंगे। इसके बाद हम लोग बात करेंगे डाइवर्जेंस, फेलियर स्विंग, रिवर्सल, ओवरबॉट, ओवरसोल्ड। ऐसे जो भी बेसिक टर्मिनोलॉजीज हैं इसके मतलब को हम समझने की कोशिश करेंगे। इसके बाद हम लोग बात करेंगे कि ओपन इंटरेस्ट को आप एक कंफर्मेशन टूल की तरह कैसे यूज़ कर सकते हैं। इससे प्राइस की दिशा को आप कैसे कंफर्म कर सकते हैं। इसके बाद हम लोग बात करेंगे दोस्तों मेजर इंडेक्सेस और ऑसिलेटर्स के बारे में, लाइक RSI, MACD, स्टॉकेस्टिक और जो भी दूसरे इंडिकेटर्स होते हैं उसके बारे में हम बात करेंगे। फिर लास्टली हम लोग समझेंगे मोमेंटम के कंसेप्ट के बारे में जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। और मोमेंटम से रिलेटेड जो इंडिकेटर्स है ना, हम लोग इसके बारे में भी बात करेंगे दोस्तों। तो सबसे पहले अब हम ये समझते हैं कि यार ये इंडेक्सेस और ऑसिलेटर क्या होते हैं और इन दोनों के बीच का डिफरेंस समझते हैं। तो अगर मैं बात करूँ इंडेक्स की, तो इंडेक्स का मतलब होता है क्यूमुलेटिव सम ऑफ डेटा। अब ये मैं क्या थ्योरेटिकल बात करे जा रहा हूँ, हो सकता है आपको समझ में ना आ रही हो। तो मैं आपको एक बहुत ही सिंपल सा एग्जांपल दिखाना चाहूँगा, एक ऐसा इंडिकेटर जो कि इंडेक्स के तरीके से काम करता है। तो ऑन बैलेंस वॉल्यूम के बारे में हम लोगों ने पिछले वीडियो में बात करी थी, लेकिन अभी हम वापस से बात करते हैं और समझते हैं इस ऑन बैलेंस वॉल्यूम इंडिकेटर को। उसके लिए हमें ट्रेडिंग व्यू पे चलना होगा। अ, यहाँ पे मैं ट्रेडिंग व्यू पे आ गया हूँ और यहाँ पे अगर मैं ऑन बैलेंस वॉल्यूम इंडिकेटर को लगाऊं तो आप देख सकते हैं ये कुछ इस टाइप का दिखता है। और ये जो आप देख रहे हैं ना ब्लू कलर की लाइन, ये ऑन बैलेंस वॉल्यूम की लाइन है। और ये लाइन कैसे बनी है, इसके लिए आपको देखना पड़ेगा कैलकुलेशन, और कैलकुलेशन के लिए आप स्टॉक चार्ट वेबसाइट पे भी जा सकते हैं, या मैंने जो पिछला वीडियो बनाया था ऑन बैलेंस वॉल्यूम के ऊपर तो उसमें भी आप चेकआउट कर सकते हो। लेकिन हम लोग अभी बस इतना समझते हैं कि ये ऑन बैलेंस वॉल्यूम को हम इंडेक्स क्यों बोल रहे हैं। तो दोस्तों यहाँ पे अगर आप देखेंगे राइट हैंड साइड पे, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि ये जो इंडेक्स है ना ये बाउंडेड नहीं है। मतलब ये आप देख सकते हैं, मैं स्क्रॉल अप करे जा रहा हूँ, स्क्रॉल डाउन करे जा रहा हूँ, इसकी कोई लिमिट नहीं है। ये कितना भी ऊपर हो सकता है, कितना भी नीचे हो सकता है, इसकी कोई रेंज नहीं है। इसी वजह से हम लोग इसको बोल रहे हैं इंडेक्स। अगर आप निफ्टी 50, सेंसेक्स ऐसे इंडेक्सेस की भी बात करेंगे तो उसमें भी कोई रेंज नहीं होती। वो इंडेक्स कितना भी ऊपर जा सकता है। निफ्टी 50 कल के दिन 50,000 जा सकता है, 70,000 जा सकता है। अपर रेंज कुछ भी नहीं है और लोअर रेंज भी कुछ भी नहीं है। हालांकि जीरो से नीचे तो जा नहीं पाएगा, लेकिन जो अपर रेंज और लोअर रेंज है वो टेक्निकली है ही नहीं वहाँ पे, राइट। सो इंडेक्स हम ऑन बैलेंस वॉल्यूम को इसलिए बोलते हैं। ऑन बैलेंस वॉल्यूम के अलावा और भी बहुत सारे इंडेक्सेस होते हैं जिसके बारे में हम लोग बात करेंगे, लेकिन ऑन बैलेंस वॉल्यूम बहुत ही फेमस इंडेक्स है। तो आई होप ये आपको समझ में आया होगा इंडिकेटर, हम इसको इंडेक्स क्यों बोल रहे हैं। अब दोस्तों कुछ बातें मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा इंडेक्सेस के बारे में। ये क्यूमुलेटिव सम ऑफ डेटा है। हम इसको क्यूमुलेटिव सम ऑफ डेटा इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये हर दिन की वॉल्यूम को ऐड करता जाता है अपने इंडिकेटर के कैलकुलेशन में। तो जैसे अगर आप देखेंगे यहाँ पे ऑन बैलेंस वॉल्यूम को, तो ये जो ऊपर और नीचे जा रहे हैं ना, तो ये बेसिकली वॉल्यूम ऐड कर रहा है। जब भी मार्केट ऊपर की तरफ जाता है तो ऑन बैलेंस वॉल्यूम ये समझ लेता है कि हाँ यार ट्रेंड अप है, तो जितना भी उस दिन की वॉल्यूम होती है वो ऐड कर देता है इस लाइन में। और इस प्रकार से जो लाइन है वो बढ़ती जाती है। और जब भी डाउन ट्रेंड आता है मार्केट के अंदर, तो ये जो ऑन बैलेंस वॉल्यूम है ना, डाउनवर्ड वाली वॉल्यूम को ऐड कर देता है इसमें, और इस वजह से ये इंडिकेटर नीचे की तरफ जाने लगता है। तो अप ट्रेंड को ये आइडेंटिफाई करता है दोस्तों हायर हाई से। अगर हम लोग एक बहुत ही सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं, अभी आप देख सकते हैं ये वाला जो कैंडल है रीसेंट डे वाला, ये एक रेड कैंडल है। मतलब मार्केट गिरा है। जो इस कैंडल का क्लोज है वो पिछले दिन के क्लोज से नीचे है। तो जब ऐसा होगा, जब पिछले दिन का जो क्लोज है वो आज वाले करंट डे के क्लोज से ऊपर होगा, या आज का जो करंट क्लोज है वो नीचे होगा प्रीवियस वाले क्लोज से, तो ये ऐसा समझ जाएगा कि लोअर लोज बन रहे हैं मार्केट में। और जो वॉल्यूम है इस दिन की, जो करंट डे की वॉल्यूम है वो इससे डिडक्ट हो जाएगी, राइट। और जब भी मार्केट में अप डेज आएंगे
जब भी मार्केट में हायर हाइज बनेंगे तो उस दिन की जो वॉल्यूम है ना वो इस इंडिकेटर में ऐड होती जाएगी। इसी वजह से हम लोग इसको इंडेक्स बोल रहे हैं और ये क्यूमुलेटिव डेटा की तरह काम करता है। ये इंडिकेटर क्यूमुलेटिव डेटा ऐड करता है अपने कैलकुलेशन में। तो बेसिकली दोस्तों जो इंडेक्सेस होते हैं उसमें कुछ प्राइस का और वॉल्यूम का वेरिएशन होता है, मतलब कुछ इंडेक्सेस में आपको प्राइस और वॉल्यूम दोनों मिक्स मिल जाएंगे। जनरली अपर और लोअर लिमिट इसमें होती नहीं है, ये सबसे बड़ा डिफरेंस है जो मैंने आपको बता दिया। अब हम लोग बात करते हैं ऑसिलेटर्स की। ऑसिलेटर्स आर ऑफन बाउंडेड। बाउंडेड मतलब ऊपर एक रेंज होगी, नीचे एक रेंज होगी, और ये एक रेंज के अंदर रहते हैं ये वाले इंडिकेटर्स। इसके बाद दोस्तों अगला पॉइंट अगर हम देखें तो यहाँ पे लिखा है इट शोज द रिलेटिव चेंज बट नॉट द एब्सोल्यूट चेंज इन प्राइस। अब ये मैं थ्योरेटिकल बात नहीं करना चाहता, इसी वजह से हम लोग चलते हैं और एक ऑसिलेटर को समझते हैं। यहाँ मैंने एग्जाम्पल में आपको RSI स्टोकेस्टिक ये जो एग्जाम्पल्स दिए हैं, तो हम लोग RSI इंडिकेटर को देखते हैं। तो वापस से मैं ट्रेडिंग व्यू पे आ जाता हूँ। अभी ऑन बैलेंस वॉल्यूम को हम लोग हाइड कर लेते हैं और अब हम देखते हैं RSI को। तो RSI को मैं थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ ताकि आपको दिखने में आसानी हो जाए। तो यहाँ पे RSI आई थिंक आप लोगों को दिख रहा होगा एकदम विजिबली। RSI पे अगर आप यहाँ देखेंगे राइट हैंड साइड पे इस तरफ, तो आप पाएंगे कि ये वाला जो इंडिकेटर है ना ये बाउंडेड है। जो लोअर साइड है, लोअर साइड में ये 0 की इसकी रेंज है और अपर साइड में इसकी रेंज 100 की है, राइट। और ये 100 के ऊपर कभी भी नहीं जा सकता। मैं इसको थोड़ा सा बैक टेस्ट आपको करके दिखा देता हूँ। थोड़ा सा अगर पीछे का भी डेटा दिखाऊंगा तो कभी भी ये आपको 100 के लेवल के ऊपर जाता हुआ नहीं दिखेगा, क्योंकि ये रेंज बाउंडेड है, राइट। मोस्टली जो ऑसिलेटर्स होते हैं वो सारे रेंज बाउंड ही होते हैं। अब RSI कैसे काम करता है ये मैं आपको थोड़ा सा वीडियो के आगे समझाऊंगा। अभी बस आप इतना समझ लीजिए कि जो ऑसिलेटर्स है ना वो रेंज बाउंड होते हैं। आई होप ये आपको समझ में आया होगा। अब ऑसिलेटर्स वर्क लाइक पेंडुलम। पेंडुलम आपने देखा होगा अपनी लाइफ में, घड़ी आपने देखी होगी, घड़ी में पेंडुलम लगा रहता है। पहले घड़ी लेफ्ट हैंड साइड पे जाती है, फिर घड़ी का पेंडुलम राइट हैंड साइड पे जाता है। तो बेसिकली दोस्तों कभी भी ऐसा नहीं होगा कि ये जो पेंडुलम है ना ऐसे 180 डिग्री पूरा घूम जाए, 360 डिग्री पूरा घूम जाए, ऐसा कभी भी नहीं होगा। ये पेंडुलम एक तरफ जाएगा, फिर वहाँ से दूसरी तरफ जाएगा, फिर सेंटर पे आएगा, फिर एक तरफ जाएगा और दूसरी तरफ जाएगा। तो ये पेंडुलम बेसिकली दोस्तों एक रेंज डिसाइड कर रहा है, राइट। कि अगर मार्केट इतना ऊपर जा चुका है या अगर पेंडुलम इतना ऊपर जा चुका है तो यहाँ से इसको नीचे आना ही पड़ेगा, और अगर पेंडुलम इतना ज़्यादा नीचे आ चुका है तो यहाँ से अब इसको ऊपर जाना ही पड़ेगा। पेंडुलम हमें यही बताता है, पेंडुलम हमें एक रेंज को दर्शाता है, राइट। तो RSI या जो भी ऑसिलेटर्स हैं वो किस तरीके से काम करते हैं हम उनको समझते हैं अब। तो यहाँ पे आप RSI को देख सकते हैं, RSI हमारा लगा हुआ है। तो जो यहाँ पे आप देख रहे हैं ना लोअर वाला जो सेक्शन है जो कि 20 के ये 30 वाले पॉइंट पे प्लॉटेड है, राइट। ये वाली लाइन की मैं बात कर रहा हूँ जहाँ पे मेरा कर्सर है। तो ये जो 30 का जो लेवल है ना इसको बोला जाता है ओवरसोल्ड लेवल। एक ऐसा लेवल जहाँ पे मार्केट पार्टिसिपेंट्स को लगता है कि यार मार्केट में ना बहुत ज़्यादा बिकवाली आ गई है, अब बाइंग आ सकती है। अब लोगों को ऐसा लगता है यहाँ पे कि मार्केट में जो स्टॉक है या जो भी इंस्ट्रूमेंट है अंडरलाइन उसकी वैल्यू जो है वो बहुत सस्ती हो गई है और अब प्राइस यहाँ से ऊपर जाना चाहिए। और जब भी प्राइस इस लेवल के आसपास आता है, जब भी ऑसिलेटर ये हमारा 70 के लेवल के आसपास आता है तो हम बोलते हैं यार मार्केट में लोगों ने बहुत खरीद लिया है, अब यहाँ से मार्केट नीचे की तरफ जा सकता है। तो जैसे पेंडुलम काम करता है ना कि एक लो है फिर एक हाई है फिर एक लो है फिर एक हाई है, जब जो पेंडुलम है वो हाई के आसपास आ जाता है तो हम समझ जाते हैं यार कि यहाँ से अब ये लो की तरफ जा सकता है। और जब पेंडुलम लो के पास आता है तो हम समझ जाते हैं कि यार ये पेंडुलम अब हाई की तरफ जा सकता है। तो ये जो RSI और स्टोकेस्टिक जैसे जो ऑसिलेटर्स है ना ये भी इसी तरीके से काम करते हैं। अगर RSI यहाँ इस लेवल के आसपास है, लोअर वाले लेवल के आसपास, तो हम ये समझ जाएंगे कि यहाँ से मार्केट ऊपर जाने वाला है, और अगर ऊपर वाले लेवल पे है तो हम ये समझ जाएंगे कि अब मार्केट यहाँ से नीचे जा सकता है। लेकिन जैसा आप लोग जानते हैं टेक्निकल एनालिसिस में होली ग्रेल जैसा कुछ भी नहीं होता, मतलब 100% कोई भी चीज़ काम नहीं करेगी। आपको अपना लॉजिक यूज़ करना है, अपने टूल्स यूज़ करने हैं, ट्रेंड को एनालाइज करना है और उसके बाद ये इंडिकेटर्स को यूज़ करना है। मैं अभी सारे इंडिकेटर्स के लिमिटेशन आपको बताऊंगा, लेकिन अभी मेरा बस आइडिया यही था कि अभी बस मैं आपको ये समझा दूँ कि ऑसिलेटर्स क्या होते हैं। तो ऑसिलेटर्स बेसिकली दोस्तों हमें मार्केट के हाई और लो को प्रेडिक्ट करने में हेल्प करते हैं। अभी अगर मैं अपना एग्जांपल आपको एक दिखाऊं यहाँ पे, तो आप देख सकते हो यहाँ पे
जहाँ पे मेरा कर्सर है, यहाँ पे जो RSI की वैल्यू है ना वो 85 के आसपास थी, राइट। और मार्केट ने इसी सेम टाइम पे हाई भी बनाया, और आप देख सकते हो कि ये जो ओवरबॉट वाला जो जोन था उसके कितने ज़्यादा ऊपर आ चुका है RSI, तो क्लियरली एक टॉप बना चुका है RSI के हिसाब से। और यहाँ पे आप देख सकते हो कि मार्केट नीचे भी गिरा। तो RSI आपको हेल्प कर सकता है मार्केट के टॉप और बॉटम को पहचानने में, या कोई भी ऑसिलेटर है वो आपको हेल्प कर सकता है मार्केट के टॉप और बॉटम को पहचानने में। लेकिन जैसा मैंने आप लोगों को बोला, 100% कोई भी चीज़ काम नहीं करती टेक्निकल एनालिसिस में, तो थोड़ा सा दिमाग आपको लगाना पड़ेगा अपना। अब दोस्तों हम बात करते हैं ऐसी टर्मिनोलॉजीज के बारे में जो कि हमें कंफर्मेशन रिलेटेड इंडिकेटर्स में जाननी पड़ेंगी, सीखनी पड़ेंगी, अगर हमें इन इंडिकेटर्स को अच्छे से यूज़ करना है। तो ओवरबॉट, ओवरसोल्ड, फेलियर स्विंग, डाइवर्जेंस, कन्वर्जेंस, रिवर्सल, ये सारी जो भी टर्मिनोलॉजीज हैं इसको एक एक करके समझते हैं। तो oversold refers to a condition where an asset has traded lower in price and has the potential for a price bounce, right? So इसका क्या मतलब हुआ, एकदम समझते हैं हम सिंपल भाषा में। तो ओवरसोल्ड कंडीशन जब आती है मार्केट में, तो हम एज एन इन्वेस्टर या एज अ ट्रेडर हम ऐसा समझ रहे हैं कि जो एसेट है ना वो अपनी फेयर वैल्यू से नीचे की तरफ ट्रेड कर रहा है, और बेसिकली अब जो प्राइस है वो ऊपर की तरफ जा सकता है। जैसा मैंने आपको RSI इंडिकेटर में समझाया था कि ये जो नीचे वाला लेवल है 30 का RSI में, इसको हम ओवरसोल्ड जोन भी बोलते हैं। ओवरसोल्ड जोन क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि इस इंडिकेटर के हिसाब से जो मार्केट है ना उसमें बिकवाली बहुत ज़्यादा आ गई है, और अब मार्केट ऊपर की तरफ जा सकता है। तो इसी वजह से हमने इसको ओवरसोल्ड जोन बोल दिया। अगर हम बात करें ओवरबॉट जोन की, तो ओवरबॉट जोन दोस्तों ये ऊपर वाला जोन होगा, ये जो 70 का जोन है ये होगा हमारा ओवरबॉट जोन। ओवरबॉट जोन हम क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि ट्रेडर्स को या इन्वेस्टर्स को ऐसा लग रहा है कि जो मार्केट है ना, मार्केट में बहुत ज़्यादा लोगों ने खरीदारी कर ली है, ज़्यादा खरीद लिया है, ओवर खरीद लिया है। इसी वजह से हम ओवरबॉट जोन बोल रहे हैं। जब लोग ज़्यादा खरीद रहे हैं, इसका मतलब ये है कि थोड़ी सी भी बिकवाली आएगी ना तो लोगों को लॉस होना शुरू हो जाएगा, और जो शॉर्ट सेलिंग है वो चालू हो जाएगी। तो ओवरबॉट एक ऐसी सिचुएशन है जहाँ पे एसेट अपनी ट्रू वैल्यू से ज़्यादा महंगे वैल्यूएशन पे ट्रेड हो रहा है, और उसमें नीचे प्राइस के गिरने की संभावना है। आई होप ये ओवरबॉट और ओवरसोल्ड क्या होता है ये आपको समझ में आया होगा। अब हम चलते हैं अपने अगले टर्मिनोलॉजी के ऊपर। तो अगला टर्मिनोलॉजी है हमारा दोस्तों फेलियर स्विंग। अब ये फेलियर स्विंग को कैसे समझे हम, उसके ऊपर थोड़ा सा फोकस करते हैं। तो अभी दोस्तों आप लोग समझ गए होंगे कि ये कौन सा इंडिकेटर है। ये बेसिकली RSI इंडिकेटर है जिसको मैंने ऐसे प्लॉट करके रखा है, और ये एक स्क्रीनशॉट लेके रखा है। तो आप ऐसा अज्यूम करके चलिए कि जो मार्केट है ना अभी, या ये जो इंडिकेटर है RSI का, ये ओवरबॉट जोन से आ रहा है नीचे की तरफ। अब ओवरबॉट जोन से नीचे की तरफ आ रहा है मतलब कि इसका जो ट्रेंड है वो डाउन होगा, RSI का जो ट्रेंड है वो डाउन होगा, राइट। तो ये डाउनवर्ड ट्रेंड है, और यहाँ पे A पॉइंट है, फिर एक B पॉइंट है, B पॉइंट पे लो बनाया, फिर एक C पॉइंट बनाया यहाँ पे। फिर इसके बाद जब इस C पॉइंट को ब्रेक किया, तो हम ऐसा बोल रहे हैं कि यार ये फेलियर स्विंग जो है ना वो हो गया। अब हम फेलियर स्विंग हो गया ऐसा हमने क्यों बोला, क्योंकि जो प्रीवियस ट्रेंड था RSI का वो डाउन था, लेकिन जब ये स्विंग टूट गया तो हमने ऐसा समझ लिया कि यार अब जो ट्रेंड है ना RSI का वो अप हो गया। तो पहले का ट्रेंड था डाउन, लेकिन ये स्विंग जो पॉइंट था ये टूटने की वजह से जो अप, जो रिसेंट वाला ट्रेंड है वो हमारा हो गया अप। तो यहाँ पे ट्रेंड चेंज हुआ, राइट। जैसा हम लोगों ने ट्रेंड वाले चैप्टर में समझा था कि ट्रेंड की डेफिनेशन क्या होती है, तो ट्रेंड की बहुत ही बेसिक डेफिनेशन होती है। अगर हम अप ट्रेंड की बात करते हैं तो उसमें हायर हाइज और हायर लोज बनते हैं। अगर हम डाउन ट्रेंड की बात करते हैं तो उसमें लोअर लोज और लोअर हाइज बनते हैं। इसको मैं थोड़ा सा और अच्छे से आप लोगों को समझा देता हूँ ताकि इसकी जो कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग है वो आपकी अच्छी हो जाए। तो मैं RSI को छुपा देता हूँ, ऑन बैलेंस वॉल्यूम को छुपा देता हूँ। अब हम लोग समझते हैं ट्रेंड को एक और बार, थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं, बस बहुत डीपली नहीं समझाऊंगा आप लोगों को मैं। तो यहाँ पे मैंने इस पाथ को ले लिया, तो जैसा हम लोगों ने समझा था अब ट्रेंड की डेफिनेशन क्या होती है उसको समझते हैं। तो अब ट्रेंड में क्या हायर हाइज और हायर लोज होते हैं, तो अब मैं ये हायर हाइज और हायर लोज को ड्रॉ करके दिखा देता हूँ आप लोगों को। अभी अगर आप इस पिक्चर को ध्यान से देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि जो ये लो है, राइट, जो ये लो है वो हर बार ज़्यादा हाई बन रहे हैं, राइट। तो ये जो लो है ये हायर हाईज है, ओ सॉरी हायर लोज है, और ये जो हाई है ये भी बन रहे हैं हायर लेवल पे। मतलब जो पहला वाला हाई है वो दूसरे वाले हाई से नीचे की तरफ है,
और ऐसे ही थर्ड और फोर्थ वाले में भी होगा। ये थर्ड वाला हमारा हाई है और ये फोर्थ वाला हमारा हाई है। जो फोर्थ वाला हाई है वो एक ऊपर वाले लेवल पे बनेगा एज कम्पेयर टू थर्ड वाले हाई पे। तो ये था हमारा अप ट्रेंड का डेफिनेशन। और डाउन ट्रेंड का डेफिनेशन जस्ट इसका उल्टा है। डाउन ट्रेंड में हमारे लोअर लोज और लोअर हाइज बनते हैं। ये होता है हमारा डाउन ट्रेंड का डेफिनेशन। तो ये ट्रेंड आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं कि ये फेलियर स्विंग कब होता है। तो फेलियर स्विंग को हम लोग बहुत ही अच्छे से समझ लेते हैं यहाँ पे। तो अभी आप लोग देख रहे हो कि ये ट्रेंड बना हुआ है, राइट। लेकिन अब ये जो अप ट्रेंड है ना, अगर ये इस टाइप से टूट जाए, ये जो इसका प्रीवियस वाला लो है, ये वाला लेवल अगर ब्रेक हो जाए, तो ये वाला जो पॉइंट है ना, हम इसको बोलेंगे फेलियर स्विंग। और ये जो फेलियर स्विंग वाला जो कंसेप्ट है ना, ये हम प्राइस के साथ साथ हम लोग इसको आरएसआई इंडिकेटर पे भी अप्लाई कर सकते हैं। तो जैसे मैंने प्राइस पे वो ड्राइंग बनाई हायर हाईज और हायर लो वाली, वैसे ही आप ड्राइंग इस पे भी बना सकते हो। जैसे अभी आप यहाँ पे देखोगे तो आरएसआई लोअर लोज बनाए जा रहा था। लेकिन ये वाला जो पॉइंट है, ये वाला जो पॉइंट, यहाँ पे इसने अपने प्रीवियस लो को ब्रेक कर दिया। तो ये वाला जो पॉइंट होगा ना दोस्तों, इसको मैं बोलूँगा एक फेलियर स्विंग। आई होप ये आपको समझ में आया होगा। ऑल्दो ड्राइंग थोड़ी सी ज़्यादा हो गई तो चीज़ें थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड लगने लगी होंगी आपको, तो मैं इन सारी की सारी ड्राइंग्स को हटा देता हूँ ताकि आपको सीखने में आसानी हो जाए। पर मेरे ख्याल से ये फेलियर स्विंग वाला आपको कंसेप्ट समझ में आया होगा। ये जो लेफ्ट हैंड साइड पे आपको एग्जांपल दिख रहा है फेलियर स्विंग का, इसको हम पॉजिटिव फेलियर स्विंग बोलते हैं। और जो लेफ्ट हैंड साइड पे आपको फेलियर स्विंग की एग्जांपल दिख रही है, इसको हम नेगेटिव फेलियर स्विंग बोलते हैं। तो आई होप ये समझ में आया होगा। अब हम बात करते हैं डाइवर्जेंस के बारे में। डाइवर्जेंस का जो कंसेप्ट है वो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, तो प्लीज़ थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा इस पे। When price and indicator gives us different signals, differs from each other in direction, then we call it as a divergence। मतलब बहुत सिंपल है। अगर प्राइस ऊपर की तरफ जा रहा है लेकिन जो इंडिकेटर है वो नीचे की तरफ गिर रहा है, तो यहाँ पे हमें डिफरेंट सिग्नल मिला ना। प्राइस ऊपर जा रहा है तो इंडिकेटर नीचे क्यों जा रहा है, इंडिकेटर की वैल्यू नीचे क्यों जा रही है, वो कंफर्म क्यों नहीं कर रही उस प्राइस स्विंग को। तो जब ऐसा होता है तो हम बोलते हैं कि यार ये डाइवर्जेंस आ गया मार्केट के अंदर। इसका बहुत ही सिंपल सा एग्जांपल मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। अभी आप देख सकते हो ये वाले पॉइंट पे जहाँ पे मेरा कर्सर है, मार्केट जो है वो लोअर लोज बना रहा है ना। मार्केट लोअर लोज बना रहा है मतलब डाउन ट्रेंड है। लेकिन अगर आप आरएसआई को देखोगे तो आरएसआई यहाँ पे हायर हायर हाइज और हायर लोज बना रहा है। तो ऐसा क्यों हो रहा है? अगर आरएसआई हायर लोज बना रहा है, इसका मतलब ये है कि आरएसआई के हिसाब से अप ट्रेंड है। लेकिन मार्केट का जो प्राइस एक्शन है वो लोअर लोज बना रहा है, मतलब मार्केट के हिसाब से डाउन ट्रेंड है और आरएसआई के हिसाब से अप ट्रेंड है। जब भी प्राइस एक्शन कुछ अलग ट्रेंड बताता है और आरएसआई कुछ अलग ट्रेंड बताता है, तो हम ऐसा बोलते हैं कि ये देखो ये डाइवर्जेंस आ गया। जब ये डाइवर्जेंस आता है हमारा अप ट्रेंड के लिए, तो हम बोलते हैं कि ये पॉजिटिव डाइवर्जेंस है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो आरएसआई है ना, वो हायर लोज बना रहा था और उसके बाद आरएसआई ऊपर गया और प्राइस भी ऊपर जाना चालू हो गया। तो ये पॉजिटिव था मार्केट के लिए, मार्केट बढ़ा, इसी वजह से हम लोग इसको पॉजिटिव डाइवर्जेंस बोल रहे हैं। अब यहाँ पे आप देखो सेकंड वाले एग्जांपल में प्राइस जो है वो जा रहा है ऊपर की तरफ। अब हायर हाइज बन रहा है मार्केट में, इसका मतलब ये है कि मार्केट में अप ट्रेंड है। लेकिन जो आरएसआई है उसकी वैल्यू नीचे की तरफ जा रही है। तो यहाँ पे जो इसका इम्पैक्ट है वो नेगेटिव है, राइट। ये नेगेटिव इम्पैक्ट है। आरएसआई अगर नीचे बन रहा है इसका मतलब ये है कि मार्केट नीचे गिर सकता है। आरएसआई अगर लोअर हाइज बना रहा है तो मार्केट नीचे गिर सकता है। इसी वजह से हम लोग इस चीज़ को नेगेटिव मानते हैं और इसका नाम नेगेटिव डाइवर्जेंस रखा हुआ है। आई होप ये आपको समझ में आया होगा। और ये डाइवर्जेंस का जो कंसेप्ट है ये आप आरएसआई के साथ साथ ऑन बैलेंस वॉल्यूम और जो भी इंडेक्सेस या ऑसिलेटर्स हैं उन सभी में ये वाला कंसेप्ट आप अप्लाई कर सकते हो। अब दोस्तों हम लोग बात करते हैं कुछ फेमस इंडेक्सेस और ऑसिलेटर्स के बारे में जो कि आपकी सीएमटी की बुक में दिए हुए हैं। तो ये कुछ मेजर इंडेक्सेस हैं और ऑसिलेटर्स हैं जो कि आपकी बुक में मेंशन्ड होंगे। अब दोस्तों क्या होता है कि इतने सारे जो इंडेक्सेस हैं और इतने सारे जो ऑसिलेटर्स हैं, इसको आप अपनी प्रैक्टिकल ट्रेडिंग में यूज़ नहीं कर पाओगे। जब आप लाइव ट्रेडिंग करोगे ना, तो इतने सारे इंडिकेटर्स आप यूज़ नहीं कर पाओगे। तो हो सकता है कि आप ये भूल जाओ कि ये इंडिकेटर्स कैसे काम करते हैं। तो इनको याद रखने के लिए दोस्तों आपको क्या करना है वो मैं आपको बताता हूँ। तो अभी दोस्तों मैं जाता हूँ गूगल क्रोम पे और मैं कोई भी एक एक्स वाई जेड इंडिकेटर का एग्जांपल ले लेता हूँ। मान लीजिए मुझे सीखना है इस वॉल्यूम ऑसिलेटर के बारे में, तो मैं बस इतना सा टाइप करूँगा, वॉल्यूम ऑसिलेटर स्टॉक चार्ट्स। तो यहाँ पे मेरे सामने ये खुल के आ गया परसेंटेज वॉल्यूम ऑसिलेटर।
वॉल्यूम ऑसिलेटर को परसेंटेज वॉल्यूम ऑसिलेटर भी बोलते हैं। तो अभी ये सारे जो मैंने आपको मेंशन करके रखे हैं, ये सारे इंडिकेटर्स, ऑसिलेटर्स, इनको पढ़ना कैसे है, इसकी ट्रिक मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। तो यहाँ पे हमारा परसेंटेज वॉल्यूम ऑसिलेटर आ गया है। इसको कैसे पढ़ना है उसको समझते हैं। तो आपको सबसे पहले ये लाइन को राइट डाउन करना है अपनी नोटबुक में। परसेंटेज वॉल्यूम ऑसिलेटर इज अ मोमेंटम ऑसिलेटर फॉर वॉल्यूम। कैसे काम करता है उसको समझते हैं। इट इज द डिफरेंस बिटवीन टू वॉल्यूम बेस्ड मूविंग एवरेजेस एज अ परसेंटेज ऑफ लार्जर मूविंग एवरेज। इस पॉइंट को भी आप नोट डाउन कर लीजिए। फिर आते हैं हम कैलकुलेशन पे। कैलकुलेशन कैसा है इसका, जैसा हम लोगों ने यहाँ पे पढ़ा था कि इट इज द डिफरेंस बिटवीन टू वॉल्यूम बेस्ड मूविंग एवरेज, मतलब वॉल्यूम आ रही है, वॉल्यूम का इन्होंने मूविंग एवरेज बनाया है, एक मूविंग एवरेज बड़ा है दूसरा छोटा है, उन दोनों में से जो मूविंग एवरेजेस हैं उन दोनों को माइनस किया है और फिर एक वॉल्यूम निकाली है। तो यहाँ पे जो 12 दिन का जो ईएमए है वॉल्यूम का, उसको माइनस किया है 26 दिन के ईएमए से, और फिर उसको डिवाइड किया है 26 दिन के ईएमए से। तो ये सारा जो फॉर्मूला है ना, ये आपको लिखना है। और यहाँ पे मैं बोलूँगा कि आपको थोड़ा सा मेमोराइज करने की ज़रूरत है, क्योंकि मैं समझता हूँ कि आप लोग इतने सारे जो इंडिकेटर्स हैं ना, वो प्रैक्टिकली अप्लाई नहीं कर पाओगे मार्केट में। इसी वजह से थोड़ा सा बस आपको यहाँ पे मेमोराइज करना पड़ेगा, ताकि एग्ज़ाम में आप अच्छे मार्क्स स्कोर कर सको। बहुत ज़्यादा डीपली आपको समझने की ज़रूरत नहीं है इंडिकेटर्स को। बस अगर आपने कैलकुलेशन देख लिया और ये इंट्रोडक्शन पार्ट देख लिया तो इतना काफ़ी होगा। और अगर आप डीपली सीखना चाहते हो तो नीचे आके ये इंटरप्रिटेशन वाला जो सेक्शन है ना, इस पे भी आप जा सकते हो। यहाँ पे लिखा है वैलिडेटिंग ब्रेक्स, और काफ़ी अच्छी वेबसाइट है स्टॉक चार्ट्स। तो मैं रिकमेंड करूँगा कि ये सारे जो भी इंडिकेटर्स मैंने मेंशन किए हैं ना, आप इनको जाके स्टॉक चार्ट पे पढ़ो और अपने नोट बनाओ उस टाइप से। अब फिर भी अगर आप लोगों का मन हो इन इंडिकेटर्स को प्रैक्टिकली अप्लाई करने का, तो ट्रेडिंग व्यू पे जाके आप इन सारे इंडिकेटर्स को ढूंढ सकते हो। और मैं तो रेकमेंड भी करता हूँ कि आप करो, लेकिन इंडिकेटर्स बहुत सारे हैं। तो इसी वजह से जो शॉर्ट तरीका है और जो सही तरीका है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो यही होगा कि आप थोड़ा थोड़ा सा बस इन इंडिकेटर्स के बारे में पढ़ लो कि कैसे काम करते हैं, क्या कैलकुलेशन है, और बस फिर मूव ऑन कर जाओ आप, नहीं तो आपका बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट हो जाएगा। अब हम बात करते हैं ओपन इंटरेस्ट के बारे में। ओपन इंटरेस्ट के बारे में हम लोग पहले भी बात कर चुके हैं। बहुत शॉर्ट में समझा देता हूँ आप लोगों को एक और बार। ओपन इंटरेस्ट इज द टोटल नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट्स। जब मैं बात करता हूँ डेरिवेटिव्स की, तो मेरा मतलब है फ्यूचर एंड ऑप्शंस। सो फ्यूचर एंड ऑप्शंस में जो भी आउटस्टैंडिंग कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, आउटस्टैंडिंग मतलब जो कॉन्ट्रैक्ट्स ओपन है, जो सेटल नहीं हुए हैं, उसको हम बोलते हैं ओपन इंटरेस्ट। अगर आपने कोई कॉल ऑप्शन बाय करके रखा है मार्केट में, या कोई पुट ऑप्शन बाय करके रखा है, इसका मतलब ये है कि आपकी पोजीशन मार्केट में ओपन है। और अगर आपकी जो पोजीशन ओपन है, अगर आप उसको काट देते हो, तो फिर वो पोजीशन आउटस्टैंडिंग नहीं रह जाएगी, फिर वो पोजीशन क्लोज हो जाएगी, राइट। तो जितनी भी ओपन पोजीशंस हैं मार्केट में पार्टिसिपेंट्स की, उसको हम बोलते हैं ओपन इंटरेस्ट। आई होप ये वाला कंसेप्ट आपको समझ में आया होगा। पहले भी मैं आपको समझा चुका हूँ, तो कोई प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए। अब हम बात करते हैं ओपन इंटरेस्ट इंडिकेटर्स के बारे में। अब ये हेरिक पे ऑफ इंडेक्स एक ऐसा इंडिकेटर है या ऑसिलेटर है, जो कि प्राइस, वॉल्यूम और ओपन इंटरेस्ट इन तीनों को मिक्स करता है, और एक ऐसा इंडेक्स बनाता है जो कि हमें हेल्प करता है मार्केट में मूवमेंट को समझने के लिए। हेरिक पे ऑफ इंडेक्स जो ऑसिलेटर है, वो फ्यूचर एंड ऑप्शंस के चार्ट पे ही अप्लाई होगा। अगर आप देख रहे हो निफ्टी 50 का चार्ट, तो आपको ये इंडेक्स वाला जो ये हमारा ऑसिलेटर है, एचपीआई ऑसिलेटर, ये आपको दिखेगा नहीं, एक ब्लैंक लाइन आ जाएगी। तो गोल्ड फ्यूचर, क्रूड ऑयल फ्यूचर या निफ्टी 50 के जो भी ऑप्शंस होते हैं, उनके जब आप चार्ट देख रहे हो, उन ऑप्शंस के या उन फ्यूचर्स के जब आप चार्ट देख रहे हो ना, तभी आपको इसकी रीडिंग मिलेगी, अदरवाइज आपको वो रीडिंग नहीं मिलेगी। ये आपको ट्रेडिंग व्यू पे इजीली मिल जाएगा, मैं बस आपको शो कर देता हूँ। तो हम लोग टाइप करते हैं इसको, हेरिक पे ऑफ इंडेक्स। ये हमारा इंडेक्स लग के आ गया। आरएसआई को मैं हाइड कर देता हूँ और एचपीआई को मैं ऊपर कर देता हूँ। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि एकदम ब्लैंक है, कुछ भी नहीं आया है। अब मैं एक काम करता हूँ, मैं लगाता हूँ क्रूड ऑयल का कोई फ्यूचर, ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए ये। तो यहाँ पे मैंने कॉन्ट्रैक्ट लगा लिया है, और आप देख सकते हो कि ये जो एच है, इसकी वैल्यूज़ आपको दिखने लगी हैं। लेकिन यहीं पे अगर मैं आपका निफ्टी 50 लगा दूंगा, तो आप पाएंगे कि एच की कोई भी वैल्यू नहीं दिखेगी। सो आपको एफ वाले जो चार्ट्स हैं, सिर्फ उसी पे अप्लाई करना है इस एच ऑसिलेटर को। अब हम ये समझते हैं कि ये काम कैसे करता है।
तो आप देख सकते हो यहाँ पे ये एक स्क्रीनशॉट है जो कि मैंने यहाँ पे लगाया हुआ है। तो यहाँ पे फर्स्ट वाले हाफ में आप देख सकते हो कि जो प्राइस है ना वो ऊपर की तरफ जा रहा है, लेकिन जो ओपन इंटरेस्ट है, जो हेरिक पे ऑफ इंडेक्स है, वो नीचे की तरफ जा रहा है। तो ये बता रहा है कि जो बायर्स और सेलर्स का जो इंटरेस्ट है वो कम हो रहा है। तो ये एक तरीके से हमारा बुलिश रिवर्सल है, या हम ऐसा बोल सकते हैं कि ये डाइवर्जेंस है, राइट। तो ये हमारा डाइवर्जेंस है, तो इस वजह से जो मार्केट है ना वो आप देख सकते हो साइडवेज हो गया, उसका जो ट्रेंड था ऊपर वाला वो बंद हो गया। अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि जब ट्रेंड हमारा साइडवेज हो गया या थोड़ा सा डाउन हो गया, तो उसके बाद दोस्तों यहाँ पे एक ब्रेकआउट आया। यहाँ पे जैसे ही ब्रेकआउट आया तो मार्केट ऊपर जाने लगा। तो ये एक तरीके से कंफर्मेशन भी दे रहा है आपको, और डाइवर्जेंस के बारे में भी आपको बता रहा है। आई होप ये एच पी आई ऑसिलेटर आपको समझ में आया होगा। अब हम बात करते हैं मोमेंटम के बारे में, और मेरे ख्याल से मोमेंटम का जो नॉलेज है वो आप लोगों को होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप एक अच्छे टेक्निकल एनालिस्ट या एक अच्छे ट्रेडर बनना चाहते हैं तो मोमेंटम के बारे में अच्छी नॉलेज आप लोगों को होना ज़रूरी है। अब ये मोमेंटम क्या होता है टेक्निकल एनालिसिस में, हम इसको समझते हैं। सो मोमेंटम डील्स विद द रेट एट विच प्राइजेस आर चेंजिंग। तो जो मोमेंटम है वो रेट या स्पीड, उस पे ज़्यादा फोकस करता है, कितनी स्पीड से प्राइस बदल रहे हैं इस बात पे वो ज़्यादा फोकस करता है। यहाँ पे मैंने नीचे लिखा भी हुआ है कि इट मेजर्स हाउ क्विकली द प्राइजेस आर राइजिंग और फॉलिंग, एंड इट इज ऑल्सो नोन एज सेकेंड डेरिवेशन ऑफ प्राइस एक्शन। जो पहला डेरिवेटिव होता है वो ऑब्वियसली जो चार्ट है वो होगा, और जो दूसरा डेरिवेटिव है हमारा वो मोमेंटम होगा। तो अब यहाँ पे मैंने ये भी लिखा है कि इट इज़ वेरी मच सिमिलर टू मोटर साइकिल एक्सेलरेशन। अब ये क्या बोल दिया मैंने, इसको हम थोड़ा सा प्रैक्टिकली समझते हैं। एक अच्छा सा एग्जांपल देता हूँ आप लोगों को। मान लीजिए आप एक मोटरसाइकिल चला रहे हैं या एक्टिवा टाइप की कोई भी स्कूटर चला रहे हैं। अब आपकी जो करंट स्पीड है वो 65 किलोमीटर्स पर आवर है। अब मान लीजिए अगर आप अपना एक्सेलरेटर बढ़ाते हैं, तो अगर आप एक्सेलरेटर बढ़ाओगे तो क्या होगा, स्पीड बढ़ेगी गाड़ी की, है ना। अगर आप अपना एक्सेलरेटर 10% से बढ़ाते हो तो स्पीड 10% से बढ़ेगी। पहले आप एक्सेलरेशन बढ़ाओगे उसके बाद स्पीड बढ़ेगी ना। अगर आप एक्सेलरेशन को 10% से कम कर देते हो तो स्पीड भी 10% से कम हो जाएगी, हो सकता है 65 से स्पीड 55 पे पहुंच जाए। तो पहले आप एक्सेलरेशन बढ़ा रहे हो तो स्पीड बढ़ रही है, फिर आप एक्सेलरेशन गिरा रहे हो तो स्पीड घट घट रही है। तो एक्सेलरेशन पहले बढ़ रहा है, स्पीड बाद में बढ़ रही है, और वैसे वर्सा। तो जो मोमेंटम है वो मार्केट का एक्सेलरेशन बताता है हमें। ये बताता है मोमेंटम हमें कि मार्केट में अभी आगे चल के जो मूवमेंट आने वाला है, जो मूवमेंट किसी भी दिशा में आने वाला है वो कितना ज़्यादा क्विक हो सकता है, उसकी जो स्पीड है वो कितनी ज़्यादा हो सकती है, ये हमें बताता है मोमेंटम। आई होप ये मोमेंटम वाला जो कंसेप्ट है आप लोगों को समझ में आया होगा। अब हम बात करते हैं दोस्तों उन मेजर ऑसिलेटर्स के बारे में जो कि टेक्निकल एनालिसिस के अंदर यूज हुए हैं। और ये सारे जो ऑसिलेटर्स हैं ना ये मोमेंटम ऑसिलेटर्स हैं जिसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं, क्योंकि ये हमें ये बताता है कि मार्केट में आगे चल के क्या मूवमेंट होने वाला है। तो जो सबसे पहला हमारा ऑसिलेटर है मोमेंटम ऑसिलेटर, उसका नाम है एम ए का फुल फॉर्म है मूविंग एवरेज कन्वर्जेंस डाइवर्जेंस, जिसको हम लोग मैक डी या एम ही बोलते हैं। और जो दूसरा वाला है उसका नाम है आर एस आई, तीसरा वाला है उसका नाम है स्टोकेस्टिक। अब इन तीनों को तो हम समझेंगे ही, इसके बाद हम ये भी समझेंगे कि इनको कंबाइन कैसे किया जाए, इनको मिला के कैसे हम अच्छे ट्रेडिंग सिग्नल्स जनरेट कर सकते हैं, या दूसरे टाइप के जो इंडिकेटर्स हैं उसको भी हम कैसे यूज़ करें इन्हीं के साथ में। सो बेसिकली दोस्तों इन इंडिकेटर्स के बारे में बात करने से पहले बस एक ही चीज़ आप लोगों को बोलना चाहूँगा कि ये जो तीनों इंडिकेटर्स हैं ना ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे क्वेश्चंस इनमें से आ सकते हैं। और इसके अलावा जो मैंने आपको पहले इंडिकेटर्स के बारे में बताया था, लेट मी गो टू दिस स्लाइड, ये वाले जो इंडिकेटर्स हैं इसके अंदर से भी क्वेश्चन आ सकते हैं, लेकिन चांसेस इतने ज़्यादा नहीं है, बेसिक बेसिक क्वेश्चन ही आएंगे। तो थोड़ा सा आप इसको भी अच्छे से प्रिपेयर कर लेना। बस आपको इतना याद रखना है कि कैलकुलेशन कैसा होता है इनका, और इनका बेसिकली यूज़ क्या है, बस इतना याद रखना है आपको। अब वापस से हम वो वाली स्लाइड पे चलते हैं। तो बेसिकली दोस्तों ये वाले जो हमारे इंडिकेटर्स हैं या ऑसिलेटर्स हैं इन पे पूरी की पूरी बुक लिखी गई है, और उन बुक्स में काफ़ी अच्छे से समझाया गया है कि ये कैसे काम करते हैं इंडिकेटर। जैसे जो RSI इंडिकेटर है उसको बनाया था वेल्स वाइल्डर ने 1978 में, और उन्होंने पूरी बुक लिख दी थी RSI के ऊपर। और अभी इस वीडियो में मैं आपको बहुत ही एलिमेंट्री तरीके से समझाने वाला हूँ कि यार ये कैसे काम करता है RSI। तो पूरी चीज़ें मैं आप लोगों को नहीं समझा पाऊंगा, अच्छे से आपको सीखना है तो आपको थोड़ा सा मेहनत करनी पड़ेगी, बुक वगैरह पढ़नी पड़ेगी, या
इंटरनेट पे बहुत अच्छे से सर्च करना पड़ेगा अगर आप इनमें थोड़ा सा मास्टरी बनाना चाहते हैं तो। अब दोस्तों हम लोग सबसे पहले बात करेंगे एमएसीडी के बारे में, मूविंग एवरेज कन्वर्जेंस डाइवर्जेंस। तो हम लोग अपनी वही टेक्निक यूज़ करेंगे। हम लोग गूगल पे जाएंगे और टाइप करेंगे एमएसीडी स्टॉक चार्ट्स। आप वैसे स्टॉक चार्ट्स के अलावा इन्वेस्टोपीडिया को भी यूज़ कर सकते हो, पर मुझे पर्सनली स्टॉक चार्ट्स वेबसाइट काफ़ी पसंद है, तो मैं इस पे आ गया हूँ। तो आपको अब क्या करना है वो मैं आपको बताता हूँ। सो आपको बस इतना देखना है कि एमएसीडी करता क्या है। एमएसीडी इज़ वन ऑफ द सिंपलेस्ट एंड मोस्ट इफेक्टिव मोमेंटम इंडिकेटर अवेलेबल, ऐसा लोगों का मानना है, पर ये इतना भी ज़्यादा इफेक्टिव नहीं है जितना इसकी तारीफ़ करी जा रही है। पर फिर भी काफ़ी सारे लोग इसको यूज़ करते हैं, इसी वजह से ये बहुत ज़्यादा फेमस है। तो एमएसीडी इंडिकेटर दिखता कैसा है, सबसे पहले आपको वो समझना होगा। तो एमएसीडी इंडिकेटर में दोस्तों ये दो लाइंस होती हैं, एक ब्लैक लाइन होती है और एक रेड लाइन होती है। प्लीज़ मेरे कर्सर को थोड़ा सा ध्यान से देखिए ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए। एक रेड लाइन होती है, एक ब्लैक लाइन होती है, और फिर ये हिस्टोग्राम्स होते हैं। अब ये कैसे काम करते हैं इसको मैं आप लोगों को समझा देता हूँ। उसके लिए आपको देखना पड़ेगा कैलकुलेशन को। अब ये एमएसीडी लाइन कैसे बनती है उसको हम समझते हैं। तो यहाँ पे 12 दिन का जो ईएमए है, ईएमए मतलब एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, वो लिया जाता है प्राइस का, और उसको माइनस किया जाता है 26 दिन के ईएमए से। और जो भी ये प्राइस हमारा निकल के आता है, हम इसको बोलते हैं एमएसीडी लाइन। फिर आती है बात सिग्नल लाइन की। अब ये सिग्नल लाइन क्या है? सिग्नल लाइन दोस्तों ये एमएसीडी लाइन है ना, उसका मूविंग एवरेज है। जो भी एमएसीडी लाइन हमारी निकल के आई कैलकुलेशन से, उसका ये 9 दिन का मूविंग एवरेज है। तो जाहिर सी बात है ये जो सिग्नल लाइन है ये थोड़ी सी स्लो होगी एज कम्पेयर टू एमएसीडी लाइन। अब जो एमएसीडी हिस्टोग्राम है वो कैसे काम करता है, ये जो आप हिस्टोग्राम देख रहे हो ना, ये ऊपर नीचे जो जा रहा है, ये कैसे बना है इसको समझते हैं। तो जो एमएसीडी हिस्टोग्राम है वो एमएसीडी लाइन माइनस सिग्नल लाइन, ये जो दोनों लाइन है, रेड लाइन और ब्लैक लाइन, इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो हमें ये हिस्टोग्राम शो करते हैं। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि जो कैलकुलेशन है वो मैं आपको थोड़ा सा ज़्यादा ही बता चुका हूँ, लेकिन ये कैलकुलेशन आपको याद रखना पड़ेगा। थोड़ा सा बोरिंग हो सकता है, आपको लगे कैलकुलेशन वगैरह, आप सोचेंगे यार ये क्या पढ़ा रहा हूँ मैं, हो सकता है ये एग्ज़ाम में आए ना, लेकिन दोस्तों ये चीज़ें आती हैं एग्ज़ाम में। ये जो कैलकुलेशन है एमएसीडी का, ये एग्ज़ाम में आपसे पूछा जा सकता है। इसी वजह से मैं आपको कैलकुलेशन पढ़ा रहा हूँ, वरना मैं आपको नहीं बताता। और ये एमएसीडी का जो इंडिकेटर है, इससे क्वेश्चन भी आ सकते हैं एक दो, तो प्लीज़ तैयार रहिएगा इसके लिए आप। तो अब हम एक काम करते हैं, अब हम इसको लगा लेते हैं अपने चार्ट के ऊपर। तो मैं टाइप करता हूँ मैकडी, ये आ गया मेरा मूविंग एवरेज कन्वर्जेंस डाइवर्ज। तो जैसा मैंने आपको बताया था, यहाँ हिस्टोग्राम है हमारे, और जो रेड लाइन और ब्लैक लाइन है उसको यहाँ पे इन लोगों ने थोड़ा सा चेंज कर दिया है। जो एमएसीडी लाइन है वो ब्लू लाइन है हमारी, और जो सिग्नल लाइन है वो ऑरेंज लाइन है। हम लोग एक काम करते हैं, सिग्नल लाइन को बना लेते हैं रेड, और एमएसीडी लाइन को हम लोग बना लेते हैं ब्लैक, ताकि अंडरस्टैंडिंग हमारी अच्छी हो जाए। तो आई होप अब थोड़ा सा आपको अच्छा दिख रहा होगा। तो जैसा कि हम लोगों ने कैलकुलेशन में बात करी थी, आप लोगों को पता होगा कि जो एमएसीडी लाइन है वो थोड़ी सी ज़्यादा तेज़ी में रिएक्ट करेगी, वो थोड़ी सी ज़्यादा तेज़ होगी एज़ कम्पेयर टू द सिग्नल लाइन, क्योंकि सिग्नल लाइन जो है ना, वो एमएसीडी लाइन का भी मूविंग एवरेज है, राइट। तो अभी आप देख सकते हो कि यहाँ पे इस वाले पॉइंट पे इन दोनों ने आपस में एक दूसरे को क्रॉस किया। ये वाला जो कंसेप्ट है मैंने आपको मूविंग एवरेज वाले में भी समझाया था, जो मूविंग एवरेज के बारे में जब हम बात कर रहे थे तब भी मैंने आपको समझाया था। तो इस वाले पॉइंट पे आप लोग ध्यान दीजिए। तो ये वाला जो पॉइंट है ना, यहाँ पे क्रॉस ओवर हुआ, इस चीज़ को बोलते हैं क्रॉस ओवर। और जब भी ये क्रॉस ओवर होता है ना, तो ऐसा माना जाता है कि मार्केट में बाइंग का सिग्नल आया है। तो ये इस पॉइंट पे हुआ था और यहाँ पे बाइंग का सिग्नल आया। और उसके बाद मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि मार्केट में क्या हुआ। ये निफ्टी 50 का चार्ट है, ये देख सकते हैं आप। यहाँ पे ये क्रॉसओवर आया और इसके बाद जो मार्केट है वो ऊपर गया। तो इस टाइप से काम करता है हमारा एमएसीडी वाला हमारा ऑसिलेटर, मोमेंटम इंडिकेटर भी इसको बोलते हैं। अब हम बात करते हैं एक और क्रॉसओवर के बारे में। एक क्रॉसओवर दोस्तों यहाँ पे आया था, ये देख सकते हो आप। यहाँ पे एक क्रॉसओवर आया, और अगर मैं बात करूँ मार्केट की, तो मार्केट के इस लेवल पे आसपास एक हमारा ये आया था हमारा क्रॉसओवर। तो इसके बाद आप देख सकते हो कि जो मार्केट है वो नीचे की तरफ गिरा। तो एमएसीडी का जो ऑसिलेटर है या मोमेंटम इंडिकेटर है वो काम करता है मार्केट में, लेकिन लोग इसको होली ग्रेल समझ लेते हैं, और जो भी ये सिग्नल देता है लोग उस पर ऐड कर जाते हैं। तो बेसिकली दोस्तों
जो इंडिकेटर है वो अच्छा है, लेकिन आपको कंफर्मेशन के लिए बहुत सारी चीज़ों को यूज़ करना पड़ेगा, आपको ट्रेंड को देखना पड़ेगा, उसके बाद ही आपको इसको यूज़ करना है। यहाँ पे आप देख सकते हो 2 सिग्नल इतने अच्छे दे दिए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आगे जो भी सिग्नल देगा वो अच्छे होंगे। जैसे अगर मैं ये मोस्ट रिसेंट वाले सिग्नल की बात करूँ यहाँ पे जो मुझे मिला, कि जो क्रॉसओवर हुआ, जो उससे मुझे सिग्नल मिला, उसमें मैं कंफर्मेशन के लिए अगर मैं यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करूँ तो आप देख सकते हो कि ये जो पीछे है ना, यहाँ पीछे भी काफ़ी बार जो हमारा निफ्टी 50 है उसने सपोर्ट लिया था इस लेवल पे, और इस लेवल पे काफ़ी टाइम कंसोलिडेट किया, और जब यहाँ पे मार्केट इस लेवल पे आया तो उसके बाद एकदम से जंप कर गया। तो इस टाइप से आप एम जो हमारा मोमेंटम इंडिकेटर है आप इसका यूज़ कर सकते हो। ये इसका पहला यूज़ है जहाँ पे आप इसके क्रॉसओवर को देख के ट्रेड कर सकते हो। अब मैं एक इन ड्राइंग्स को हटा देता हूँ और अब मैं आपको इसका दूसरा यूज़ समझाता हूँ। तो पहला यूज़ तो था दोस्तों हमारा ये क्रॉसओवर वाला। अब हम बात करते हैं डाइवर्जेंस के बारे में। अब अगर मैं बात करूँ एमएसीडी के फुल फॉर्म की, तो एमएसीडी के फुल फॉर्म में ही लिखा है मूविंग एवरेज कन्वर्जेंस एंड डाइवर्जेंस। तो ये हमें डाइवर्जेंस भी बताता है। डाइवर्जेंस की डेफिनेशन क्या थी वो मैंने आपको बताई थी थोड़ी देर पहले। डाइवर्जेंस में क्या होता है कि जो मार्केट है, जो प्राइस एक्शन है हमारा, वो हायर हाइज बनाता है, राइट। लेकिन जो हमारा ऑसिलेटर है वो बनाता है लोअर लोज। लेट मी ड्रॉ लाइन टू रिप्रेजेंट दिस थिंग। यहाँ पे मैं ट्रेंड लाइन बनाता हूँ। ये देखो आप, ट्रेंड लाइन जो है वो नीचे की तरफ जा रही है, लेकिन जो मार्केट है वो ऊपर की तरफ जा रहा है। तो ये बेसिकली एक डाइवर्जेंस है, और ये डाइवर्जेंस एकदम क्लियरली विजिबल है एमएसीडी में, और आप देख सकते हो कि उसके बाद मार्केट है वो भी नीचे गया। तो इस टाइप से आप एमएसीडी को एज अ डाइवर्जेंस टूल के तरह भी यूज़ कर सकते हो, और यही इसके मेन दो यूज़ हैं। या तो आप इसको डाइवर्जेंस की तरह यूज़ कर लो, डाइवर्जेंस को आइडेंटिफाई करने में यूज़ कर लो, या तो ये जो क्रॉसओवर्स आ रहे हैं ना इस पे आप एक्ट कर दो बाय और सेल सिग्नल पाने के लिए। तो ये था छोटा सा ब्रीफ एमएसीडी हमारे मोमेंटम इंडिकेटर का। अब दोस्तों हम लोग बात करते हैं अपने अगले इंडिकेटर के बारे में जिसका नाम है आरएसआई। आरएसआई का फुल फॉर्म है रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स, जिसके बारे में हम लोगों ने इस वीडियो में थोड़ी सी बात करी थी। अब ये थोड़ी सी मैं आपको ड्राइंग हटा देना चाहता हूँ, और अब हम लगाते हैं इस आरएसआई को। यहाँ पे ये जो येलो लाइन आप देख रहे हो ना, ये बेसिकली आरएसआई बेस्ड मूविंग एवरेज है, जिसको किसी ने बनाया होगा, जो डेवलपर होगा इसका आरएसआई इंडिकेटर का उसने डाल दिया होगा। लेकिन जो मेन हमारा आरएसआई आता है वो कुछ ऐसा दिखता है, येलो लाइन या कोई भी लाइन उसमें नहीं होती है। जो 70 का लेवल है उसको जनरली ओवर बॉट लेवल माना जाता है, जो 30 का लेवल है उसको ओवर सोल्ड लेवल माना जाता है। लेकिन कुछ लोग क्या करते हैं, कुछ लोग जो हमारा 70 और 30 का लेवल है ना, उसकी बजाय कुछ लोग 80 और 20 को भी यूज़ कर लेते हैं। जैसे यहाँ पे अगर मैं 80 डाल दूँ अपर बैंड में और लोअर बैंड में मैं 20 डाल दूँ, तो आप देख सकते हो जो पर्पल लाइन है ना थोड़ा सा बड़ा हो गया, जो बैंड है वो थोड़ा सा बड़ा हो गया यहाँ पे, और जो सिग्नल्स हैं अब वो थोड़े से कम आएंगे। तो इस टाइप से कुछ लोग एडजस्टमेंट कर लेते हैं आरएसआई के अंदर। आई होप ये वाली चीज़ आपको समझ में आई होगी। अब आरएसआई क्या है बेसिकली, इसको समझने के लिए हमें आरएसआई का कैलकुलेशन देखना पड़ेगा। तो हम लोग वापस से जाते हैं गूगल पे और आरएसआई स्टॉक चार्ट्स डालते हैं। तो ये आ गया हमारा आरएसआई। सबसे पहले आपको ये पढ़ लेना है कि ये बनाया किसने है। इसको बनाया है वेल्स वाइल्डर ने, और यहाँ पे दोस्तों इन्होंने लिखा भी हुआ है कि जो ओवरबॉट लेवल है वो 70 के ऊपर माना जाता है और ओवरसोल्ड लेवल 30 के नीचे माना जाता है, राइट। और इसको आप डाइवर्जेंस के लिए यूज़ कर सकते हो, फेलियर स्विंग के लिए यूज़ कर सकते हो, सेंटर लाइन क्रॉसओवर के लिए यूज़ कर सकते हो। लेकिन जो मेन यूज़ है वो डाइवर्जेंस में ज़्यादा होता है इसका। तो बहुत ही पॉपुलर ये इंडिकेटर है क्योंकि ये पढ़ने में बहुत ज़्यादा आसान है। अब हम बात करते हैं कि आर का कैलकुलेशन कैसा है। तो आर में दोस्तों एक आर एस लाइन है जिसको रिलेटिव स्ट्रेंथ लाइन भी बोलते हैं। अब ये आर कैसे बना है इसको समझते हैं। एवरेज गेन डिवाइडेड बाय एवरेज लॉस। अब ये एवरेज गेन और एवरेज लॉस क्या है इसको हमें समझना पड़ेगा। इसके लिए आपको थोड़ा सा नीचे आना पड़ेगा, इसको पढ़ना पड़ेगा। जो एवरेज गेन है वो बेसिकली सम करता है पिछले 14 पीरियड के, जो भी 14 पिछले दिन है या जो पिछले 14 कैंडल हैं उनमें जो भी कैंडल्स बने हैं ना उसमें क्या गेन हुआ है, मार्केट कितना ऊपर गया है, ये उसको सम अप करता है और डिवाइड कर देता है 14 से ताकि एक एवरेज मिल जाए। और 14 दिन में मार्केट में कितनी बार लॉस हुआ है, मतलब कितने
लोअर वाले पीरियड आए हैं, लोअर लोज वाले पीरियड आए हैं, और वो जो भी आए हैं उसको ये सम करता है और डिवाइड कर देता है 14 से। तो आई होप ये आपको समझ में आया होगा। और जो आर एस है वो बेसिकली एवरेज गेन डिवाइडेड बाय एवरेज लॉस है, और आर एस आई को कैसे कैलकुलेट करते हैं वो आप इससे देख लो, 100 माइनस 100 डिवाइडेड बाय 1 प्लस आर एस। ये कैलकुलेशन आई थिंक आप लोगों को याद कर लेना चाहिए, और इससे भी क्वेश्चन आ सकते हैं, तो इसी वजह से मैं याद करने का बोल रहा हूँ आपसे। बाकी मैं इतना एम्फेसिस नहीं करता हूँ लोगों को चीज़ें याद करने में, लेकिन क्योंकि ये चीज़ एग्जाम में आ सकती है तो थोड़ा सा आपको यहाँ पे याद करने की ज़रूरत है। तो आई होप ये आर एस आई के बारे में आप लोगों को समझ में आ गया होगा। आर एस आई बेसिकली दोस्तों यही बता रहा है हमें कि ऑन एन एवरेज मार्केट में क्या हुआ है। ऑन एन एवरेज मार्केट ऊपर गया है, मार्केट नीचे गया है, उसका जो रेट है ऊपर जाने का और नीचे जाने का, उसके बारे में हमें ये आर एस आई बता रहा है। ऑन अ रिलेटिव बेसिस मार्केट कितना ऊपर जा रहा है, ऑन अ रिलेटिव बेसिस मार्केट की स्ट्रेंथ क्या है, जो एक्सेलरेशन है मार्केट का वो कितना है, वो हमें बताता है आर एस आई। अब दोस्तों हम लोग समझते हैं कि ये जो हमारा जो मोमेंटम इंडिकेटर है इसको हम कैसे यूज़ कर सकते हैं, कैसे हम लोग इससे डाइवर्जेंसेस को पहचान सकते हैं। तो बेसिकली दोस्तों मैं एक बहुत ही क्लासिक एग्जांपल आप लोगों को दिखाना चाहूँगा यहाँ पे, जहाँ पे मैं एक लाइन ड्रॉ करता हूँ और आप देख सकते हो कि मार्केट है ना वो ऊपर की तरफ जा रहा है, मार्केट का जो ट्रेंड है वो ऊपर की तरफ है, राइट। तो एक क्लियरली एक अप ट्रेंड है। लेकिन अगर आप यहाँ आर एस आई में देखोगे तो आर एस आई में लोअर वैल्यूज़ बन रही हैं, डाउनवर्ड वैल्यूज़ बन रही हैं। आरएसआई हमें ये दिखा रहा है कि मार्केट नीचे की तरफ जाना चाहिए, लेकिन जो निफ्टी 50 जो है उसका जो प्राइस एक्शन है वो ऊपर की तरफ जा रहा है। तो ये एक क्लियरली डाइवर्जेंस है। और उसके बाद आप देख भी सकते हो कि जो मार्केट है वो कंसोलिडेट हुआ या थोड़ा सा नीचे ही गया। तो इस प्रकार से आप इसको यूज़ कर सकते हो एज अ डाइवर्जेंस टूल। आई होप ये आरएसआई आपको समझ में आया होगा। आरएसआई के बहुत सारे यूज़ हैं, लोग इसको तरह तरह से यूज़ करते हैं, बहुत ही डिफरेंट यूज़ हैं इसके। मैंने आपको बहुत ही बेसिक यूज़ बताया है दोस्तों। तो अगर आपको अच्छे से सीखना है तो मैं तो यही बोलूँगा कि आप इस स्टॉक चार्ट वेबसाइट पे आओ, इस कैलकुलेशन को देखो ये कैसे काम किया, और इसके जितने भी डिफरेंट डिफरेंट यूजेस हैं आप उसको समझने की कोशिश करो। इस पर तो पूरी बुक्स लिखी गई हैं आरएसआई इंडिकेटर के ऊपर। तो आरएसआई इंडिकेटर के ऊपर 10-20 वीडियोस बनाए जा सकते हैं, लेकिन जो इस वीडियो का मेरा मोटिव है वो यही है कि आप लोगों को मैं इतना तैयार कर दूं, इतना बता दूं कि आपका जो एग्ज़ाम है वो अच्छे से निकल जाए और थोड़ा सा प्रैक्टिकल अंडरस्टैंडिंग भी आप लोगों को मिल जाए। अब दोस्तों हमारा जो लास्ट इंडिकेटर है उसका नाम है स्टोकेस्टिक। अब स्टोकेस्टिक को हम लोग लगा लेते हैं चार्ट के ऊपर। तो ये है हमारा स्टोकेस्टिक। स्टोकेस्टिक कुछ इस टाइप का दिखता है, दो लाइन होती हैं इसमें। ये दो लाइन क्या होती हैं उसके बारे में हम लोग बात करते हैं। एक लाइन होती है परसेंटेज के और दूसरी लाइन होती है परसेंटेज डी। तो अब ये परसेंटेज के और परसेंटेज डी को कैसे कैलकुलेट किया जाता है, कैलकुलेशन कैसा है इसका, इसको समझने के लिए हमें अगेन चलना होगा गूगल की तरफ। तो मैं यहाँ पे टाइप करता हूँ स्टोकेस्टिक स्टॉक चार्ट, स्टोकेस्टिक ऑसिलेटर, ये आ गया। तो जैसे हमारे बाकी सारे जो ऑसिलेटर्स होते हैं वैसे ही ये भी है, ये भी एक रेंज बाउंड हमारा ऑसिलेटर है, आप देख सकते हो। और अगर मैं बात करूं कि ये किसने इन्वेंट किया तो इसको इन्वेंट किया था जॉर्ज सी लेन ने इन द लेट 1950s। और ये बेसिकली दोस्तों अगेन एक मोमेंटम इंडिकेटर है जो हमें ये बताता है कि जो आज का क्लोज है या जो एकदम करंट वाली कैंडल है ना जो उसका क्लोज है, उससे जो पिछले कुछ दिनों की रेंज है उसका जो डिस्टेंस है वो क्या है। मतलब आप देख सकते हो इट शोज द लोकेशन ऑफ द क्लोज रिलेटेड टू द हाई लो रेंज ओवर अ सेट नंबर ऑफ पीरियड। मतलब जो आज का क्लोज पोजीशन है उसकी तुलना में जो पिछले कुछ दिनों का हाई लो रेंज है वो कहाँ बैठती है, उसका डिस्टेंस क्या है वो हमें बताता है ये स्टोकेस्टिक इंडिकेटर। अभी हो सकता है जो मैंने बोला वो आपको समझ में ना आया हो, तो मेरे ख्याल से आप लोगों को बस इसके कैलकुलेशन को देखना चाहिए और ये कैसे काम करता है, कैसे सिग्नल देता है उस पर ज़्यादा फोकस करना चाहिए। तो हम लोग बस इतना समझ लेते हैं कि इसका कैलकुलेशन कैसा है। तो एक लाइन है दोस्तों परसेंटेज के वाली और दूसरी लाइन है परसेंटेज डी वाली, इन दोनों लाइन का ही ये इंडिकेटर है। परसेंटेज के क्या होता है इसको हम समझते हैं। तो परसेंटेज के इज बेसिकली द करंट क्लोज, मतलब जो आज का क्लोज है, जो रिसेंट वाले कैंडल का क्लोज है उसको ये लेता है और उसको माइनस करता है लोएस्ट लो से, मतलब पिछले कुछ पीरियड का। जैसे इसमें यूजुअली पिछले 14 पीरियड्स को लिया जाता है, तो 14 पीरियड का जो लो है
उसको माइनस किया जाएगा करंट क्लोज से, और फिर उसको डिवाइड किया जाएगा हाईएस्ट हाई से, मतलब पिछले कुछ दिनों का जो हाईएस्ट हाई है, जो एकदम हाई वाला पॉइंट है, उससे माइनस किया जाएगा लोएस्ट लो को इनटू 100। तो ऐसे आती है परसेंटेज के लाइन। अब ये परसेंटेज के लाइन का जो कैलकुलेशन है, ये हो सकता है आप भूल जाएं, तो इसको प्लीज़ लिख लीजिएगा अपनी नोटबुक में, एक नोट बना लीजिएगा। और जो परसेंटेज डी है, वो बेसिकली 3 डे SMA है परसेंटेज के का। तो जो परसेंटेज डी वाली जो लाइन है, वो थोड़ी सी स्लो होगी, क्योंकि ये परसेंटेज के का मूविंग एवरेज है, सिंपल मूविंग एवरेज है 3 डे। तो आई होप ये आपको समझ में आया होगा। और जैसा मैंने आपको बताया था, लोएस्ट लो क्या होता है। लोएस्ट लो दोस्तों पिछले कुछ दिनों का सबसे ज़्यादा लो पॉइंट होता है, और हाईएस्ट हाई पिछले कुछ दिनों का सबसे ज़्यादा हाई पॉइंट होता है, राइट। सो और इसको 100 से इसलिए मल्टीप्लाई करते हैं ताकि हमें डेसिमल में ये जो वैल्यू है वो मिल जाए। अब यहाँ पे आप कैलकुलेशन भी देख सकते हो, क्या इसका कैलकुलेशन आया, कैसे कैलकुलेट हो रहा है ये एक्सेल पे, इन्होंने ये भी बहुत अच्छे से बता के रखा है। अब हम एक काम करते हैं, अब हम चलते हैं ट्रेडिंग व्यू पे और समझते हैं इसको और अच्छे तरीके से। तो इसकी सेटिंग्स में जाऊँ तो ये परसेंटेज के वाली जो लाइन है वो ब्लू लाइन है हमारी, परसेंटेज डी वाली लाइन ऑरेंज लाइन है। तो जाहिर सी बात है, जो परसेंटेज के वाली जो लाइन होगी हमारी, वो बहुत होगी फास्ट, और परसेंटेज डी यानी कि जो ऑरेंज लाइन है, वो थोड़ी सी स्लो होगी इसके कंपैरिजन में। तो ये काम कैसे करता है, इसको समझते हैं। तो पहला तो दोस्तों इसका यूज़ यही है कि जब ये इंडिकेटर आपस में क्रॉसओवर लेता है, मतलब जब ये ऐसे नीचे से ऊपर की तरफ जाता है तो एक सिग्नल बनता है, और ऊपर से नीचे की तरफ जब ये क्रॉसओवर देता है तो एक और सिग्नल बनता है। तो ये एक सिग्नल हो गया, जैसे यहाँ पे एक सिग्नल बन गया, और काफ़ी सारे इरेटिक सिग्नल भी दे रहा है ये हमें। जब भी ये आपस में क्रॉस करेंगे ये दोनों मूविंग एवरेजेस या दोनों लाइंस, तो हम ऐसा बोलेंगे कि एक सिग्नल आया। तो ये हो गया हमारा एक तरीका स्टोकेस्टिक को यूज़ करने का। मैं रेकमेंड नहीं करूँगा कि आप ये वाला तरीका यूज़ करो, क्योंकि बहुत सारे इसमें आप देख सकते हो मूवमेंट है, कभी अप मूवमेंट कभी डाउन मूवमेंट, तो इतने सारे सिग्नल दे रहा है ये, आप ट्रेड नहीं कर पाओगे इसको इस तरीके से। तो ये वाला तरीका तो बिल्कुल भी रिकमेंडेड नहीं है आपको। दोस्तों ये जो स्टोकेस्टिक या आरएसआई जैसे जो भी ऑसिलेटर्स होते हैं, ये बेसिकली रेंज बाउंड मार्केट में बहुत अच्छे काम करते हैं। जो एमएसीडी है वो ट्रेंडिंग मार्केट में काम करता है अच्छे से, लेकिन आरएसआई और स्टोकेस्टिक ये दो ऐसे इंडिकेटर्स हैं जो कि रेंज बाउंड मार्केट में बहुत अच्छे से काम कर सकते हैं, राइट। लेकिन आप अगर निफ्टी 50 के चार्ट को देखोगे तो ये मोस्टली ट्रेंडिंग ही रहा है, तो मतलब मोस्ट ऑफ द टाइम आप इसको यूज़ ही नहीं कर सकते। अब चैलेंज ये आता है हमारे सामने कि हमें ये आइडेंटिफाई करना है पहले कि मार्केट है ना, वो साइडवेज है कि ट्रेंडिंग है। हमें सबसे पहले ये समझना है। अगर मार्केट साइडवेज है तो हम स्टॉक एस्टिक को अच्छे से यूज़ कर सकते हैं, लेकिन अगर मार्केट ट्रेंडिंग है तो स्टॉक एस्टिक को यूज़ करना थोड़ा सा चैलेंजिंग हो जाएगा आपके लिए। इसी वजह से स्टॉक एस्टिक को कैसे यूज़ करना है वो मैं आपको बताता हूँ। अभी आपको यहाँ पे लगाना है एवरेज डायरेक्शनल इंडेक्स करके इंडिकेटर। एडीएक्स क्या होता है ये मैं आपको मूविंग एवरेजेस वाले चैप्टर में समझा चुका हूँ। अभी भी आपको मैं थोड़ा सा बता देता हूँ ताकि समझ में आ जाए आपको। अगर ये एडीएक्स 20 की वैल्यू के नीचे जाता है तो हम ऐसा मानते हैं कि मार्केट साइडवेज है। अगर ये 20 की वैल्यू के ऊपर जाता है तो हम ऐसा मानते हैं कि ये ट्रेंडिंग है मार्केट हमारा। तो इस टाइप से एडीएक्स काम करता है। तो आपको बेसिकली दोस्तों क्या करना है, आपको ये आइडेंटिफाई करना है कि कब मार्केट ट्रेंडिंग नहीं है, कब मार्केट साइडवेज है। तो जैसे मैं इस वाली लाइन को अगर ड्रॉ करूँ यहाँ पे, तो बिटवीन दिस पीरियड जो मार्केट था वो हमारा साइडवेज था, राइट। इस पीरियड में जो हमारा मार्केट था वो काफ़ी ज़्यादा साइडवेज था, और यहाँ पे अगर आप प्राइस एक्शन को भी देखोगे तो प्राइस एक्शन भी बहुत ज़्यादा साइडवेज था। तो यहाँ पे आप इसको यूज़ कर सकते थे। जैसे एक ये सिग्नल आया हमारा, ये वाला, ये बाइंग सिग्नल था, यहाँ पे आप बाई कर सकते थे, छोटा सा मूवमेंट मिलता लेकिन प्रॉफिट हो जाता। फिर और भी ऐसे सिग्नल्स मिले यहाँ पे, जैसे ये एक मुझे मिला शॉर्ट वाला सिग्नल, जिसमें मुझे प्रॉफिट नहीं होता, लॉस ही होता, लेकिन जो साइडवेज मार्केट है वहाँ पे इसके काम करने की जो प्रोबेबिलिटी है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। इसी वजह से इसको साइडवेज मार्केट में यूज़ करना रिकमेंडेड होता है। अगर मैं आरएसआई को भी लगाऊंगा स्टोकेस्टिक की जगह तो आरएसआई भी इसी तरीके से काम करेगा। यहाँ पे अगर मैं आरएसआई को लगाऊं, ये मैंने लगा लिया आरएसआई को, और येलो लाइन को मैं छुपा देता हूँ। तो यहाँ पे भी दोस्तों हमें आरएसआई को तभी यूज़ करना है जब हमारा एडीएक्स जो है ना वो 20 के नीचे हो। अगर एडीएक्स 20 के नीचे है, इसका मतलब ये है कि जो मार्केट है उसमें साइडवेज मूवमेंट ज़्यादा है। तो साइडवेज मूवमेंट में बस हमें ये पहचानना है कि अगर मार्केट ये ऊपर वाले लेवल को टच कर रहा है,
जैसे यहाँ पे आप देखोगे ये मार्केट ऊपर वाले लेवल को टच कर रहा है, मतलब ओवरबॉट जोन में है मार्केट, राइट। तो यहाँ पे आप एक शॉर्ट पोजीशन बना सकते हो और प्रॉफिट आप कमा सकते हो। तो आपको एडीएस को यूज़ करना है आरएसआई के साथ या स्टॉकेस्टिक के साथ। एडीएस के अलावा और भी बहुत सारे टूल्स होते हैं जिसका आप यूज़ कर सकते हो ये पहचानने के लिए कि मार्केट का ट्रेंड क्या है। मार्केट ट्रेंडिंग है कि साइडवेज है, लेकिन एडीएस एक सिंपल टूल है, इसको प्रोग्राम करना आसान है, इसी वजह से लोग इसका यूज़ करते हैं। तो दोस्तों ये थे कुछ मेजर ऑसिलेटर्स जो कि टेक्निकल एनालिसिस के अंदर हैं हमारे, और इसके अलावा भी और बहुत सारे ऑसिलेटर्स हैं जो कि टेक्निकल एनालिसिस के अंदर एग्जिस्ट करते हैं। ये बहुत ज़्यादा मेन थे, बहुत ज़रूरी थे, इसलिए मैंने आपको इसके बारे में समझाया। मैंने आप लोगों को ये भी बताया कि ये कैसे आप इन इंडिकेटर्स को कंबाइन कर सकते हो अपनी ट्रेडिंग के लिए। तो ईडीएक्स को हमने स्टॉकेस्टिक और आरएसआई के साथ कंबाइन किया और ये समझने की कोशिश करी कि हम इनको कैसे यूज़ कर सकते हैं। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको कोई भी चीज़ में प्रॉब्लम हो रही है, जैसे इंडिकेटर के बारे में समझ में नहीं आ रहा, तो स्टॉक चार्ट्स पे जाके आप पढ़ो अच्छे से, इन्वेस्टोपीडिया पे भी पढ़ सकते हो। और प्रैक्टिकली किसी को भी अप्लाई करना है, किसी भी इंडिकेटर को अप्लाई करना है, तो ट्रेडिंग व्यू पे जाके आप अप्लाई करो। ये वेबसाइट्स बहुत अच्छी हैं, तो इनको आप रेफ़र कर सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कोई भी सवाल हो आपका जो कि आपको मुझसे पूछना हो तो प्लीज़ कमेंट करें नीचे, बहुत खुशी होगी आंसर करने में। और कोई भी आपका ऐसा सवाल है जो कि आप पर्सनली पूछना चाहते हो तो आप इंस्टाग्राम पे एक मैसेज डाल सकते हो या मेल कर सकते हो। यूट्यूब पे प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसे ही सीएमटी रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सी यू नेक्स्ट टाइम।